हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 56। तो स्टार्ट करते हैं। तो एफोरिज्म नंबर 56 क्या कहता है? द थर्ड एंड ओनली रिमेनिंग मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन इन डिसीज विच बिसाइड द अदर टू जस्ट एल्यूडेड टू इज द ओनली अदर पॉसिबल वन इज एंटीपैथिक। तो अभी हमने तीन पढ़ लिए। फर्स्ट था हमारा होम्योपैथिक वे, दूसरा था एलोपैथिक और हेट्रोपैथिक वे, अब तीसरा है एंटीपैथिक। थर्ड और ओनली रिमेनिंग मतलब जो तीसरा तरीका बचा है वो एंटीपैथिक है, जिसे हम इनिशियोपैथी भी कहते हैं। और पैलिएटिव मेथड, और ये क्या है? ये पैलिएटिव मेथड है, वेयर विद द फिजिशियन कुड हिदर टू अपीयर टू बी मोस्ट यूजफुल। जहाँ पर क्या है, जो फिजिशियन है वो सॉरी, जो फिजिशियन है वो क्या है, वो मोस्ट यूजफुल अपेयर होगा, कि मतलब सबसे अच्छा काम यही कर रहा है। एंड होप्ड मोस्ट सर्टेनली टू गेन हिज पेशेंट कॉन्फिडेंस बाय डिल्यूडिंग हिम विद मोमेंट्री एमिलेशन। और यहाँ पर क्या है, जो फिजिशियन है वो मोस्ट यूजफुल क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो एक मोमेंट्री एमिलेशन दे रहा है, मतलब बहुत एक कम पीरियड के लिए आराम दे रहा है अपने पेशेंट को बाय डिल्यूडिंग हिम, उसे लालच देकर, मतलब उसे डिल्यूड कर रहा है, बहला फुसला रहा है। कैसे? एक शॉर्ट टेम्परेरी रिलीफ देकर। अब पैलिएटिव मेथड हमने पढ़ा है एंटीपैथी में क्या होता है, कि अगर किसी को बर्न हुआ तो क्या करेंगे, अगर किसी को बर्न होता है तो हम क्या करेंगे, ठंडे पानी से उसे वॉश कराते हैं। तो क्या होता है, जब तक हम ठंडे पानी में अपना हाथ रखते हैं तो क्या होता है, वो जलन महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम ठंडे पानी से हाथ हटाते हैं वो जलन हमें दुगनी महसूस होती है। तो एंटीपैथी ऐसे ही काम करती है कि जब तक पानी में हाथ है, जब तक मेडिसिन ले रहे हैं, तब तक क्या है, वो कैसा दिख रहा है हमें, वो हमें दिख रहा है कि बढ़िया हो रहा है, मतलब डिल्यूट कर रहा है, उसे बहला फुसरा रहा है। But I shall now proceed to show how inefficacious and how injurious this third। लेकिन अब मैं बताऊंगा, अब हैनीमैन सर कह रहे हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे ये इनफिकेशियस है और इंजूरियस है, मतलब जो थर्ड वाला है वो कितना डेंजरस है। एंड सोल रिमेनिंग वे वॉज इन डिसीज ऑफ अ नॉट वेरी रैपिड कोर्स। और जो बहुत ही रैपिड कोर्स की डिसीज़ हैं उनमें तो ये काम ही नहीं करेगा। इट इज़ सर्टेनली द ओनली वन ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट अडोप्टेड बाय द एलोपैथ्स। ये सिर्फ एक तरीका है जो कि एलोपैथ के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, दैट हैड एनी मैनिफेस्ट रिलेशन टू अ पोर्शन ऑफ द सफरिंग कॉज्ड बाय द नेचुरल डिसीज। अब इसमें क्या है कि जो भी सफरिंग है, नेचुरल डिसीज़ है, उसकी जो भी सफरिंग है, जो पर्सन है जो सफ़र कर रहा है, उससे इसका कोई भी एक रिलेशन है, एनी मैनिफेस्ट रिलेशन है। तो अब व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन, बट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन, लेकिन रिलेशन कैसा है? ऑफ अ ट्रूथ द वेरी वन, द एग्जैक्ट कॉन्ट्ररी ऑफ द राइट वन, मतलब जो सही तरीका है उसका जस्ट अपोजिट। तो अगर हम सच कहें तो ये क्या है, जस्ट अपोजिट है उसका। दैट ऑट मस्ट टू बी अवॉइडेड इफ वी वुड नॉट डिल्यूड। अगर हम किसी को डिल्यूड नहीं कर रहे हैं, बहला फुसला नहीं रहे हैं, उसे मतलब उसे सिर्फ उसे क्योर करने की बजाय सिर्फ उसे लालच दे रहे हैं क्योर का, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें ये तरीका अवॉइड करना चाहिए। एंड मेक अ मॉकरी ऑफ द पेशेंट इफेक्टेड विद द क्रोनिक डिसीज़। और हमें उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए पेशेंट की, जो भी क्रोनिक डिसीज़ से सफ़र कर रहा है उसका। अब सेम एफोरिज्म 56 हम पढ़ेंगे सिक्स एडिशन में क्या है। तो सेक्शन 56 इन द सिक्स एडिशन एज फॉलोज। By means of the palliative, antipathic and angiopathic method introduced according to Galen's teaching contraria contraris for 17th century। तो क्या है, जो पैलिएटिव मेथड है, जो एंटीपैथी है या जो एंजियोपैथी है, उसका जो तरीका है वो किसके अकॉर्डिंग है? गैलेंस टीचिंग के अकॉर्डिंग। और ये किस पे बेस्ड है? कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस फॉर 17th सेंचुरी, मतलब 70 साल से ये चला आ रहा है, 70 सेंचुरी से ये चला आ रहा है, मतलब काफ़ी सालों से ये चला आ रहा है। क्या? कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस, इसका क्या मतलब है? अपोजिट वाला। जो हमने पढ़ा था सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब सेम होगा तो क्योर करेगा। कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस का मतलब है अपोजिट है ये। द फिजिशियंस हिदरटू कुड होप टू विन कॉन्फिडेंस वाइल दे डिल्यूड विद ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस एमेलरेशन। अब यहीं पर सेम चीज़ बताइए कि जो फिजिशियन है वो क्या करते हैं? डिल्यूट करते हैं, बहलाते फुसलाते हैं, किससे? इंस्टेंट एमेलरेशन देके कि तुरंत आराम मिल गया। बट हाउ फंडामेंटली अनहेल्पफुल एंड हर्टफुल दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज़। लेकिन एक्चुअल में उन्हें नहीं पता, पेशेंट्स को नहीं पता ये कितना हर्टफुल है ये मेथड। इन डिसीज़ नॉट रनिंग अ रैपिड कोर्स, उन बीमारियों में जो रैपिड कोर्स नहीं कर रही हैं। वी शैल सी इन द वॉट फॉलोज, मतलब जो रैपिड कोर्स वाली बीमारियां हैं उनमें तो चलो एक बार को ये काम भी कर दे, पर
जो क्रोनिक डिसीज़ है उनके लिए बहुत खतरनाक है। इट इज़ सर्टेनली द ओनली वन ऑफ द मोड ऑफ द ट्रीटमेंट अलग। बस सेम चीज़ पीछे हम पढ़ चुके हैं कि ये एलोपैथ के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, दैट हैड एनी मैनिफेस्ट रिलेशन टू द ऑफ द सफरिंग दैट कॉज बाय नेचुरल डिसीज़, कि किसी भी तरीके से बस एक रिलेशन है नेचुरल डिसीज़ से, लेकिन कैसा रिलेशन है, तो वही एग्जैक्ट अपोजिट है, एग्जैक्ट कॉन्ट्ररी है किसके, राइट वन के। ये सारा हम पढ़ चुके हैं। दैट ऑट केयरफुली टू बी अवॉइडेड, जैसे हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम क्रोनिक डिसीज़ का अगर अपोजिट ट्रीटमेंट करने बैठेंगे तो कितनी बीमारियों से मिला है, कितनी बार उसका सपरेशन हुआ है, तब जाके वो क्रोनिक डिसीज़ बनी है, तो ठीक नहीं होगी। एक्यूट डिसीज़ में तो चलो एक बार को ये काम भी कर जाए। अब इसका फुटनोट देखते हैं। अ फोर्थ इन द सिक्स्थ एडिशन द वर्ड फोर्थ इज रिप्लेस बाय द थर्ड mode of employing medicine in the disease has been attempted to be created by means of isopathy। ठीक है, जो फोर्थ वर्ड है वो थर्ड से रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि इसे तीसरा तरीका माना गया। has been attempted to be created by means of isopathy as it is called, that is to say method of curing a given disease by the same मतलब एक थर्ड वाला किसको बना दिया, मतलब एक थर्ड वाला कंसिडर किया गया आइसोपैथी को, जिसमें हम क्या करते हैं, सेम कंटेजियस प्रिंसिपल से क्योर करने की कोशिश करते हैं। बट इवन ग्रांटिंग दिस कुड बी डन विच वुड सर्टेनली बी अ मोस्ट वैल्यूएबल डिस्कवरी, येट आफ्टर ऑल सीइंग दैट वायरस इज गिवन टू द पेशेंट हाईली पोटेंटाइज्ड and thereby consequently to a certain degree in an altered condition, the cure is effected only by opposing a simillimum to a simillimum। मतलब ये मेथड जो आइसोपैथी है वो भी किसी हद तक ठीक है, मतलब कहीं हद तक रिलेशन तो है, सिमिलर तो है, ठीक तो कर रहा है, मतलब हम उसे प्रिटेंटाइज करके दे रहे हैं। तो फिर आगे क्या बताया, अ थर्ड मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन इन डिसीज हैज़ टू बी अटेम्प्टेड टू बी क्रिएटेड बाय मीन्स ऑफ आइसोपैथी। मतलब फोर्थ हमने बोल दिया एंटीपैथी को, थर्ड क्या बनाया गया, आइसोपैथी एज इट इज़ कॉल्ड, दैट इज़ टू से अ मेथड ऑफ क्योरिंग अ गिवन डिसीज बाय द सेम कंटेजियस प्रिंसिपल दैट प्रोड्यूसेस इस, मतलब जो जिस कंटेजियस प्रिंसिपल से वो बीमारी प्रोड्यूस हुई है उसी से हमें क्योर करना है। बट इवन ग्रांटिंग दिस कुड बी डन, येट आफ्टर ऑल सीइंग दैट वायरस इज गिवन टू पेशेंट हाईली पोटेंटाइज, इसको कर सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि हम जो वायरस दे रहे हैं उसे हाईली पोटेंटाइज फॉर्म में दे रहे हैं, एंड सो कंसिक्वेंटली इन एन ऑल्टर्ड कंडीशन, तो कंडीशन थोड़ा ऑल्टर्ड हो जाएगी। तो क्योर इज इफेक्टेड ओनली बाई अपोजिंग अ सिमिलमम टू सिमिलमम, तो अगर हम सिमिलमम को सिमिलमम से करेंगे अपोज तो ही क्योर आएगा। टू अटेम्प्ट टू क्योर बाई मीन्स ऑफ द वेरी सेम मॉर्बिफिक पोटेंशी पैराडाइम contradicts all the human understanding and hence all experience. Those who first brought isopathy to know it probably thought of the benefit which mankind received from cowpox vaccination by the vaccinated individual is protected against future smallpox infection as it is were cured in advance। तो ये आइसोपैथी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, जिसने भी दिया वो कहाँ से सोच के दिया कि जब हमने काउपॉक्स की वैक्सीन दी तो स्मॉल पॉक्स के लिए इंसान पहले से ही प्रोटेक्टेड हो गया, तो ये दोनों सिमिलर हैं, तो इसीलिए काउपॉक्स की वैक्सीन देने पर स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। बट बोथ काउपॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स आर ओनली सिमिलर, इन नो वे द सेम डिसीज़, सेम डिसीज़ नहीं है, सिमिलर डिसीज़ है। इन मैनी रिस्पेक्ट दे डिफर, पर बहुत सारे रिस्पेक्ट में वो अलग अलग हैं, नेमली इन मोर रैपिड कोर्स एंड माइल्डनेस ऑफ काउपॉक्स एंड स्पेशली इन दिस दैट इज नेवर कंटेजियस टू मैनी और बाई मोर नियरेस्ट। तो फिर वही बताया कि रैपिड कोर्स है काउपॉक्स का, पर ये माइल्ड है, तो ये कभी भी कॉन्टेजियस नहीं था आसपास वाले लोगों के लिए। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पुट एन एंड टू ऑल द एपिडेमिक्स ऑफ द ड्रेडली फियरफुल स्मॉल पॉक्स टू सच एन एक्सटेंट। पर इस वैक्सीनेशन से क्या हुआ, जो स्मॉल पॉक्स है जो आसपास भी फैल जाता है उसको एक हद तक कंट्रोल कर पाए। दैट द प्रेजेंट जनरेशन डज नो लॉन्गर पजेसेस अ क्लियर कंसेप्शन ऑफ द फॉर्मर फ्राइटफुल स्मॉल पॉक्स प्लेग, कि जो अब प्रेजेंट जनरेशन में जो स्मॉल पॉक्स देखने को मिलता है और जो पहले देखने को मिलता था उसमें बहुत अंतर है। जो प्रेजेंट जनरेशन है उसे पता ही नहीं है कि स्मॉल पॉक्स कितना सीवियर भी हो सकता था। Moreover, in this way, undoubtedly, certain disease peculiar to animals may give us remedies and medicinal potencies for very similar important human diseases, and thus happily enlarge our stock of homeopathic remedies। तो इसी तरीके से क्या हुआ, कुछ बीमारियाँ जानवरों सम डिसीज़ पिक्यूलर टू एनिमल्स, कुछ बीमारियाँ जो एनिमल्स के लिए पिक्यूलर थी उसकी वजह से हमें बहुत सारी डिसीजेज़ मिली, अलग अलग पोटेंसी मिली, अलग अलग फॉर वेरी सिमिलर इंपॉर्टेंट ह्यूमन डिसीज़ के लिए, सिमिलर डिसीज़ के लिए अलग अलग पोटेंसीज हमने डिस्कवर की और इससे हमारा स्टॉक एनलार्ज होता गया। बट टू यूज़ अ ह्यूमन मॉर्बिफिक मैटर, लेकिन अगर हम ह्यूमन मॉर्बिफिक मैटर को यूज़ कर रहे हैं, असोरिन टेकन फ्रॉम इच इन मैन एज अ रेमेडी फॉर द ह्यूमन इच और इविल्स अराइजन देयर फ्रॉम इज। अब इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया इन्होंने कि अब ये कह रहे हैं कि अगर हम ह्यूमन मॉर्बिफिक मैटर को ही यूज़ करके अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं तो क्या,
नथिंग कैन रिजल्ट फ्रॉम दिस बट ट्रबल एंड एग्रावेशन ऑफ डिसीज। तो इससे कुछ नहीं हो सकता, इससे क्या होगा, सिर्फ एग्रावेशन होगा डिसीज़ का। तो होगा कब, जब हम उसे पोटेंटाइज करके देंगे। ठीक है, अगले अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एफोरिज्म नंबर 57। अगर आपको 56 एफोरिज्म समझ आया हो और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।